नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आइए आज जानते हैं कि रेरा में कंप्लेंट करने के आधार क्या क्या हो सकते हैं, यानी कंप्लेंट फाइल करने के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रेरा में कोई भी कंप्लेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस के आधार पर दो डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में की जा सकती है। एक तो अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं और दूसरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कर सकते हैं। पहले अथॉरिटी को देखते हैं। जो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत गठित होती है, उसमें वो केसेस देखे जाते हैं जो एडजुडिकेटिंग अफसर नहीं देखते हैं। अर्थात वो केसेस जिनमें प्रतिकर दिए जाने की मांग की जाती है, कॉम्पनसेशन दिए जाने की मांग की जाती है, वो केसेस अथॉरिटी द्वारा नहीं देखे जाते। जिनमें कॉम्पनसेशन दिए जाना है वो एडजुडिकेटिंग अफसर या न्याय निर्णयन अधिकारी देखेंगे। रेरा अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, ब्याज देने के लिए कह सकते हैं, दंड ब्याज भी जिसे हम कह सकते हैं, या प्रोसिक्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को जो रजिस्टर्ड नहीं था, यदि वो प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी रखता है रजिस्ट्रेशन की और प्रमोटर ने नहीं कराया था, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमोटर रेरा में पंजीयन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट्स का पंजीयन कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हैं। किसका सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा वो जो प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं रेरा में, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें अधिनियम में जो कंप्लायंसेस दी गई हैं उनको इंश्योर करने के लिए जो जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। दूसरा जुरिस्डिक्शन है एडजुडिकेटिंग अफसर। इनको हम हिंदी में न्याय निर्णयन अधिकारी भी कहते हैं। एडजुडिकेटिंग अफसर वो अधिकारी होते हैं जो अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत डेजिग्नेट किए जाते हैं, और ये सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से कम लेवल के अधिकारी नहीं होते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जुडिशियल अफसर होते हैं। तो इनका मुख्य रूप से काम होता है कि यदि कॉम्पनसेशन के लिए कोई अगर कंप्लेंट आई है जिसमें कॉम्पनसेशन दिए जाने की मांग की गई, तो उसमें इनका काम होता है कॉम्पनसेशन को एडजुडिकेट करना, उनके क्लेम्स को एडजुडिकेट करना। तो अब इनके अब थोड़ा और आगे बढ़ करके देखते हैं किन किन आधारों पर हो सकती है। एक तो हो सकती है डिले इन पोजेशन, यानी कब्जा दिए जाने में देरी। ये अधिनियम की धारा 18(1) के अंतर्गत हो सकता है। जो एग्रीमेंट फॉर सेल है, जो बिल्डर और बायर के बीच में हुआ है, इसमें जो डेट ऑफ पोजीशन दी गई है, अगर उस तिथि को कब्जा नहीं दिया जाता है या उस तिथि तक कब्जा नहीं दिया जाता है, कुछ मामलों में ग्रेस पीरियड भी लिखा रहता है। इस ग्रेस पीरियड को एक्सटेंशन ऑफ टाइम से कंफ्यूज मत करिएगा, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। कहीं कहीं पे ब्रोशर में ही लिखा रहता है कि इतने दिन में दे देंगे विद ए ग्रेस पीरियड ऑफ सो सच एंड सच टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वो लिखा रहता है। तो वो ग्रेस पीरियड को जोड़ते हुए अगर उस पीरियड में प्रमोटर ने कब्जा नहीं दिया है तो अलॉटी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अधिनियम की धारा 18(1) में। इसके अलावा अगर फॉल्स एडवर्टीजमेंट का केस है, कहा कुछ, दिखाया कुछ, बताया कुछ और दिया कुछ और, मैंने सब कुछ कह दिया। कहा, दिखाया, कोई पिक्चर दिखा दी, कोई वीडियो दिखा दी, मॉडल हाउस दिखा दिया, तो अधिनियम की धारा 12 में यह व्यवस्था है कि अगर फॉल्स एडवर्टीजमेंट है तो ये धारा 12 भी ये कहती है कि जो प्रमोटर है वो किसी भी फॉर्म में वो डिस्प्ले या एडवर्टाइज
अगर कुछ करता है जिसके आधार पर अलॉटी अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदता है और बाद में पता लगता है कि वो विज्ञापन झूठ था, जो कहा गया, जैसा कहा गया, जैसा दिखाया गया वैसा मिला नहीं। कभी कभी कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होती हैं ना, कि कहो कुछ दो कुछ, किसी और भी कम्युनिकेशन के चैनल हो सकते हैं, और उसकी वजह से अलॉटी को कुछ डैमेजेस हुए फॉल्स एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कंप्लेंट की जा सकती है। इसके अलावा एक ग्राउंड हो सकता है कि एडवांस पेमेंट जो है वो 10% से अधिक हो गया। यहाँ अप्लाई होता है अधिनियम की धारा 13 सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 ये कहता है कि कोई भी प्रमोटर अपार्टमेंट की कॉस्ट के 10% से अधिक एडवांस या किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो एग्रीमेंट फॉर सेल न कर ले। एग्रीमेंट फॉर सेल किए जाने से पहले 10% तक पैसा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर फ्लैट की कॉस्ट 50 लाख है, 50 लाख, तो 5 लाख तक प्रमोटर बिना एग्रीमेंट फॉर सेल में एंटर किए ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं ले सकते जब तक एग्रीमेंट फॉर सेल ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस प्रमोटर के विरुद्ध शिकायत का आधार बन जाता है अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत, कि इन्होंने मुझसे एडवांस अपार्टमेंट की कॉस्ट के 10% के ऊपर ले लिया, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं किया। इसके अलावा एक शिकायत का ग्राउंड ये हो सकता है कि नो रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अधिनियम की धारा 3 में ये कहा गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो डेट ऑफ कमेंसमेंट पर चल रहा था, उसके पहले से चल रहा था, अब आप कहेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 मई 2017। तो 1 मई 2017 अर्थात कमेंसमेंट डेट पर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिन्हें इस तिथि तक कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उन सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा में पंजीकृत कराया जाना था। उनको कहते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 1 मई 17 के बाद प्रारंभ हुए, उन्हें तो कराना ही था। तो 2 प्रकार के प्रोजेक्ट हो गए ना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की श्रेणी में आता है, और आप देखते हैं कि कोई प्रमोटर ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये बताकर कि ये पुराना प्रोजेक्ट है और उसमें मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ग्राउंड बनता है कि ये दिस प्रोजेक्ट इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 मई 17 से पहले चल रहा था और 1 मई 2017 को इस प्रोजेक्ट तक 1 मई 2017 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था और इन्होंने रेरा में पंजीयन नहीं कराया, तो दिस इज़ ए ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट। इस आधार पर भी अथॉरिटी के पास शिकायत की जा सकती है। एक ग्राउंड हो सकता है अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत कि अगर प्रोजेक्ट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, स्ट्रक्चरल चेंज इन प्रोजेक्ट और अनसॉल्व्ड डिफेक्ट इन वर्कमैनशिप। अधिनियम की धारा 14 में जो प्राविधान दिए गए हैं उसका अनुपालन किए बिना यदि कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया गया, माइनर तो हो सकता है, मेजर क्या है, जिसमें हाइट या एरिया इसमें परिवर्तन हो रहा, उसको हम कहते हैं, एक थंब रूल समझ लें कि जिसमें हाइट या एरिया घट या बढ़ रहा है या परिवर्तित हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। अगर वो कर दिया गया बिना प्रक्रिया पूरी किए तो ये आधार बनता है। इसके अलावा 5 साल के अंदर जो डिफेक्ट लायबिलिटी है
यानी अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता, वर्कमैनशिप का या कोई और क्वालिटी का इशू होता है या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है और प्रमोटर को शिकायत करने के 1 महीने के अंदर प्रमोटर से ये अपेक्षित है कि वो बिना कोई पैसा लिए, कोई अतिरिक्त पैसा लिए 1 महीने के अंदर उसको ठीक करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सेक्शन 14 है, इसके अंतर्गत कंप्लेंट की जा सकती है, ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। इसके अलावा अगर रॉन्गफुल कैंसिलेशन हो सकता है तो ये अधिनियम की धारा 11(5) है। इसमें कहा गया है कि अगर निरस्तीकरण किया जाना है किसी आवंटन का, किसी अलॉटमेंट का, तो वो निरस्तीकरण जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट फॉर सेल में दी गई हैं उन्हीं शर्तों के अधीन, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अधीन ही कैंसिलेशन हो सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। यदि कोई प्रमोटर ऐसा करते हैं तो अधिनियम की धारा 11(6) में रॉन्गफुल कैंसिलेशन के आधार पर कंप्लेंट का आधार बनता। इसके अलावा पोजेशन गिवन विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये भी कंप्लेंट का आधार हो सकता है। अधिनियम की धारा 11(4)(b) 11(4)(b) के अंतर्गत इसमें यह कहा गया कि यदि कोई प्रमोटर अलॉटी को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान किए, अगर वो मांगते हैं तो वैसे तो बिना मांगे देना चाहिए, और सीसी जारी ही नहीं हुआ तो ऐसा पोजीशन तो लॉफुल नहीं है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना पोजीशन नहीं दिया जाना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही कब्जा दिया जाना चाहिए। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो जो अप्रूव्ड प्लान थे, जो सैंक्शन प्लान्स थे, उसके अनुरूप ही भवन का निर्माण हुआ है, उसके अनुरूप ही जो स्पेसिफिकेशन थे उसके अनुरूप हुआ है, और यदि सीसी के बिना कब्जा दिया जाता है तो ये एक आधार है, इसके आधार पर भी रेरा के सामने कंप्लेंट की जा सकती है। एक आधार और मैं आपको बताता हूँ, धारा 15 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई प्रमोटर किसी थर्ड पार्टी को अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी अलॉटी को अलॉटमेंट किया गया है और प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी थर्ड पार्टी को सौंप देता है कि मैं व्यापार बंद कर रहा हूँ, मैं इनको बेच के जा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। धारा 15 में ये कहा गया है कि वो पहले 2/3 अलॉटीज की कंसेंट लेंगे और उसके बाद फिर रेरा से परमिशन होगी, तभी किसी थर्ड पार्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी कंप्लेंट का एक ग्राउंड बन सकता है। आज यहीं तक। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।